अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्शंस 2024, 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 को जो है पाकिस्तान के 12वें यानी 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो रखे हैं। और उसी हवाले से जो है हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या पाकिस्तान के अंदर अब तक जो इलेक्शंस हुए हैं या इलेक्शन से रिलेटेड मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। तो आज उस सिलसिले का एक नया एपिसोड जो है वो आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काफ़ी पसंद आएगी। इसका वीडियो का पैदा तौर पर आगाज़ करते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन 7 दिसंबर 1970। तो पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए हैं? 7 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वॉन द इलेक्शन ऑफ 1970 इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो पहले जनरल इलेक्शन हुए जो कि 1970 में मुनक्कद हुए थे, आपने बताना ये है कि यहाँ हम उसको शेयर कर रखे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने इन इलेक्शन के अंदर जो है वो मेजॉरिटी हासिल की थी और कितनी सीटें हासिल की थी। द रिज़ल्ट वाज ए विक्ट्री फॉर द अवामी लीग। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि 1970 के इलेक्शन के अंदर जो है वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें थीं जिनको जो है कहा जा सकता है कि वो 1970 के इलेक्शन में जो है अवामी मकबूलियत अगर को हासिल करने में या अवाम की राय को काफ़ी हद तक मुतासर करने में कामयाब हुई थी। उसमें एक अवामी पार्टी थी जिसको शेख मुजीबुर रहमान जो है लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे। तो जो अवामी लीग है उसका ज़्यादातर जो वज़न था, उसकी जो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो पॉपुलैरिटी थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थी। आइए देखते हैं, द रिज़ल्ट वाज ए विक्ट्री फॉर द अवामी लीग। तो जो अवामी लीग है उसको जो है ओवरऑल जो है वो इस 1970 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल हुई थी, विच गेन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विनिंग 160 सीट्स आउट ऑफ 162। टोटल जो जनरल सीटें थी जो ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी वो आबादी के अतबार से उनको 162 मिली थी। तो 162 सीटों में से जो अवामी लीग है उसने 160 यानी 160 सीटों पे कामयाबी हासिल की थी, और जो 7 सीट्स जो थी जो ख़वातीन के लिए रिज़र्व की गई थी उनके ऊपर भी जो है उसको कामयाबी हासिल हुई। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 169 जो ईस्ट पाकिस्तान की कुल सीटें थी 169 उसमें से अवामी लीग जो है उसको 167 सीटों पे कामयाबी हासिल हुई थी। तो 167 सीटों के ऊपर जो है अवामी लीग को कामयाबी हासिल हुई। जो टोटल तादाद थी नेशनल असम्बली की जिनके लिए इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे वो थी 313। तो 313 में से जो है अवामी लीग जो है उसने 167 सीट्स के ऊपर कामयाबी हासिल कर ली थी 313 में से। अब आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट जी, एंड ऑल 7 वुमेन सीट्स इन द ईस्ट पाकिस्तान। तो दोबारा सुन लीजिएगा कि अवामी लीग जो है उसने 313 में से 167 सीटों पे कामयाबी हासिल की, जिसमें 160 सीटें जनरल सीटें थी और 7 नशिस्तें जो हैं उसको ख़वातीन की भी मिल गई थी। और नेक्स्ट है जी, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉन ओनली 81। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने 81 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की, और 5 जो वुमेन सीट्स थी वो उनको जो है वो हासिल हो गई। तीसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी नशिस्तों की जो कुल तादाद थी 81 सीटों के ऊपर जो जनरल सीटें थी उनके ऊपर उनके उम्मीदवार कामयाब हो गए, और 5 सीटें उनको ख़वातीन की जो रिज़र्व थी वो हासिल हो गई, और इस तरह 86 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। जबकि इसके मुकाबले में जो अवामी लीग थी उसको 167 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई थी। तो इस तरह जो है जो अवामी लीग है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है 1970 के इंतखाबात में कामयाब जो है वो ठहरी थी, और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसको इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया, और उसके इक़्तिदार मुंतकिल ना होने की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ कि रियासत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो आइए मज़ीद इसको देखते हैं।
जी, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, हु वाज द शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो है फ्राम 1947 टू 2024 तक जो है मुख्तलिफ शख्सियात वजारत उज़्मा के अहदे पर फैज़ रही हैं। उनमें से आपने बताना ये है कौन सी शख्सियत जो है वो एक मुख्तर मुद्दत के लिए जो है वो वजारत उज़्मा के अहदे पर फैज़ रही। नूरुल अमीन, नूरुल अमीन हु सर्व्ड एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 7 दिसंबर टू 20th December 1971, और his term of only 13 days as prime minister was the shortest served in Pakistan parliamentary history। तो नूरुल अमीन जो है जिन्होंने 7 दिसंबर 1971 को वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल किया था और 20 दिसंबर 1971 को जो है वो वजारत उज़्मा के ओहदे से अलग हो गए, और इस तरह वो मजमूई तौर पे 13 डेज़ के लिए यानी सिर्फ 13 दिनों के लिए जो है वजारत उज़्मा के ओहदे पर जो है वो फैज़ हुए। इस तरह नूरुल अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर रहने वाले सबसे कम दिनों के लिए जो है जो शख्सियत वजारत उज़्मा के ओहदे पर रही वो नूरुल अमीन थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डाइट ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो कौन से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है जो ड्यूरिंग हिज ऑफिस जो है यानी वजारत उज़्मा के ओहदे पर वो फैज़ थे और उस दौरान जो है उनका इंतकाल हुआ। तो विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डाइट ड्यूरिंग हिज ऑफिस। लियाकत अली खान who served as the first prime minister of Pakistan from 1947 until his assassination in 1951। तो अक्टूबर 16 1951 को जो है लियाकत अली खान को जो था वो शहीद कर दिया गया था, और उस वक्त वो बतौर वज़ीर आज़म जो है अपनी सर्विसेज जो है दे रहे थे। तो उदय वजारत उज़्मा पे ऐद फैज़ होते हुए जो है वो पाकिस्तान की वाहद प्राइम मिनिस्टर हैं जो वजारत उज़्मा के ओहदे पर कायम थे, फाइज थे, और उस दौरान जो है उनका इंतकाल किया गया, उनकी असैसिनेशन की गई थी। रावलपिंडी के अंदर ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ 16 अक्टूबर 1951 को। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु वाज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हु वाज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आपको मैं बताता चलूँ कि जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में नाफुज हुआ तो उस वक्त जो है जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा के बाद जो है जो अयूब खां थे वो पाकिस्तान के दूसरे जो है प्रेसिडेंट बन गए। जब अयूब खां इक़्तिदार से अलग हुए तो याह्या खां जो हैं वो पाकिस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट बने, और जब याह्या खां इक़्तिदार से अलग हुए तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के फोर्थ प्रेसिडेंट जो थे बन गए थे। तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं सिकंदर मिर्ज़ा, दूसरे प्रेसिडेंट बने अयूब खान, तीसरे प्रेसिडेंट बने याह्या खान, और चौथे प्रेसिडेंट जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार मुंतकिल किया गया तो वो पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट और जो सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। ये पाकिस्तान के पहले और वाहद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे। और जब 14 अगस्त 1973 को जो है पाकिस्तान का तीसरा आइन नाफज किया गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने सदारत के ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो वजारत उज़्मा का ओहदा उन्होंने हासिल कर लिया, और जो ओहदा सदारत था वो चौधरी फजल की जो है सुपुर्द कर दिया था। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाज भुट्टो हैंग्ड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 4 1979। तो 4 अप्रैल 1979 को जो है अप्रैल 4 1979 को जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दी गई थी, जो कि पाकिस्तान के वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फैज़ रह चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2008 इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो 2008 में इलेक्शन हुए, 2008 के अंदर जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शन के नतीजे की सूरत में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको अक्सरियत हासिल हो गई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सियासी रहनुमा जो है वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुए। तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन 2008। तो 2008 में जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जो थे वो नामज़द हुए। जी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ PM इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं आपको बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो नज़रिया अलहदगी इख्तियारात होता है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, उसके मुताबिक देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें बरतानिया की बात हो रही हो, इंडिया की बात हो रही हो, या पाकिस्तान की है, या दुनिया में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है, तो उसमें कमोबेश वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल करने का एक ही तरीक़ेकार है। तो इन तमाम ममालिक के अंदर जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसका मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बुनियादी शर्त क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली। तो पहली स्टेज के अंदर जो है जब जनरल इलेक्शन होंगे, नेशनल असम्बली के जब इलेक्शन होंगे, अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसकी जो पहली और बुनियादी शर्त ये है कि वो नेशनल असम्बली का इलेक्टेड मेंबर हो। नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के बाद जो है, अगर उसकी पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है और उसकी पार्टी जो है उसका नाम जो है वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पेश कर देती है, तो वो जो है उस सूरत में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है बन सकता है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पहली बुनियादी शर्त क्या है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। और देखिए, एंड इज़ देयरफॉर यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। अच्छा, ये जो है ना लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, उमूमन हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जो अक्सरियती सियासी जमात का जो सरबराह होता है वहीं अपना नाम जो है वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए पेश कर देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। जिस पार्टी को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर अक्सरियत हासिल होती है, जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि फ़लाँ पार्टी को इतने वोटों से, इतने अरकान की अक्सरियत से जो है वो कामयाबी हासिल हो गई है, और फिर वो उस पार्टी के सरबराह को जो है वो हुकूमत साजी करने की दावत देता है। अब अगर उस पार्टी का सरबराह जो है बज़ाते खुद वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है तो वो अपना नाम पेश कर देगा, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी पार्टी के किसी भी ऐसे मेंबर को जो नेशनल असम्बली का इलेक्टेड मेंबर होगा उसका नाम बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पेश कर सकता है, और इस तरह जो है वो नेशनल असम्बली के अरकान में से जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुकर्रर होगा या नामज़द होगा। जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कंपोजिशन ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली की जो कंपोजिशन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे, उसकी कंपोजिशन कैसे होती है? इस स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 51। तो नेशनल असम्बली की जो कंपोजिशन है वो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 51 के अंदर जो है वो बयान कर दी गई है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रीजनली देयर वर 210 नेशनल सीट्स इंक्लूडिंग 10 वुमेन। तो जब 1973 का आइन नाफिज हुआ तो उस वक्त जो है जो नेशनल असम्बली है उसके अरकान की जो तादाद थी, जी एक मिनट जी बस जी, नेशनल असम्बली के जो अरकान है उसमें उसके अरकान की तादाद थी 210, जिसमें 10 अरकान जो है वो अक़लियतों के लिए भी शामिल किए गए थे। यानी जनरल सीट जो थी वो 200 थी और 10 जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो मखसूस सीटें की गई थी, विच वाज इंक्रीज्ड 237 इन 1985। तो 1985 के अंदर जो है यानी 1985 में जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 8th अमेंडमेंट की गई थी ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत में। अब ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत में जब आइन में 8वीं तरमीम की गई तो जहाँ और बहुत सारे मामलात को तब्दील किया गया, वहाँ नेशनल असम्बली के अरकान की जो तादाद है उसको भी बढ़ा दिया गया था, और इस तरह ये तादाद बढ़ाकर जो है वो 237 कर दी गई। अब 237 किस तरह थी कि इसमें 217 सीटें जो हैं वो जनरल नशिस्तें थीं और 20 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। इस तरह ये 237 सीट्स जो थी वो बन गई अकॉर्डिंग टू द 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब जो नेक्स्ट इसमें मज़ीद इसमें रद्दोबदल हुआ, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर जो है जब आइन के अंदर 17th अमेंडमेंट हुई तो नेशनल असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनको एक दफ़ा फिर बढ़ा दिया गया, और अकॉर्डिंग टू द 17th अमेंडमेंट जो है नेशनल असम्बली की सीटों को बढ़ाकर 342 कर दिया गया। अब जो नेशनल असम्बली है उसके अरकान की जो कुल तादाद है
वो 342 होगी अकॉर्डिंग टू द 17th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब ये जो 342 है ये नेशनल असम्बली के अरकान की कुल तादाद थी और इसमें इसकी कंपोजिशन इस तरह की थी। इसमें 272 जनरल सीट्स थी, 60 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए रिज़र्व की गई और 10 नशिस्तें हैं वो अक़लियतों के लिए रखी गई थी। और इस तरह जो है 17th अमेंडमेंट के अंदर जो है नेशनल असम्बली के अरकान जो कुल तादाद है वो 342 हो गई, जिसमें 272 जनरल सीट्स, 60 सीट जो है 60 सीटें जो है वो ख़वातीन के लिए रिज़र्व की गई और 10 नशिस्तें जो है वो अक़लियतों के लिए की गई थी। अब इसमें जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाला है, इसमें फिर जो है थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक सीटों की तादाद जो है वो तब्दील हो गई है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द नेशनल असम्बली फॉर नॉन मुस्लिम्स। अब जो ये हमारा क्वेश्चन ये है कि नेशनल असम्बली के अंदर जो है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए कितनी सीटें मखसूस की गई हैं। तो प्रेजेंटली अंडर द आर्टिकल 51 क्लास 4 of the constitution 10 seats are reserved for the non muslims in the national assembly। तो नेशनल असम्बली के अंदर अक़लियतों के लिए, तमाम अक़लियतों के लिए 10 नशिस्तें जो है वो मखसूस की गई हैं। यानी नेशनल असम्बली के अंदर 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व की गई हैं और ये नशिस्तें सिर्फ जो है वो अक़लियतों के लिए हैं, उनके ऊपर मुस्लिम जो है वो हक़ जो है वो नहीं रखते। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्यू कंपोजिशन, इसका मैंने टाइटल रखा है न्यू कंपोजिशन। इस वक्त जो नेशनल असम्बली हमारी जो है उसका जो इलेक्शन हो रखा है उसमें सीटों की जो है कंपोजिशन किस तरह है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 क्लास 1 एंड 3A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, National Assembly will consist of total 266 जनरल सीट्स। पहले कितनी तादाद थी जनरल सीटों की? तादाद थी अकॉर्डिंग टू द 17th अमेंडमेंट 272। अब जब जो हमारी लास्ट मरदमशुमारी हुई है इसमें नशिस्तों की जो तादाद है मरदमशुमारी के मुताबिक कम हो गई है। अब जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी तादाद हो गई है 266, यानी पहले 272 थी, अब 272 से कम होकर जो है 266 यानी 266 हो गई है। और इसमें 60 नशिस्तें ख़वातीन की हैं और 10 नशिस्तें जो है वो अक़लियतों की हैं और इसका कुल तादाद जो है ये 336 हो गई है। पहले कितनी थी? 342। पहले टोटल तादाद थी ये 342 और जो अभी इलेक्शन हो रखा है 2024 के अंदर जो है और जिस मरदमशुमारी के मुताबिक और नई हल्का बंदी के मुताबिक जो इलेक्शन हो रखे हैं उसमें नशिस्तों की तादाद कम हो गई है, 342 से कम होकर ये अब 336 हो गई है। अब जो नई हमारी पार्लियामेंट बनेगी, जो हमारी नई नेशनल असम्बली कायम होगी, उसकी नशिस्तों की जो कुल तादाद है वो 342 नहीं बल्कि 336 अरकान पर जो है वो मुश्तमिल होगी। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी यहाँ थोड़ी सी जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हिस्सों की जो तादाद है वो सूबों के दरमियान किस तरह तकसीम की गई है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असम्बली के अंदर जो है सूबों की जो नुमाइंदगी होती है वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती है। यानी नेशनल असम्बली की सीटों को सूबों के दरमियान उनकी आबादी के मुताबिक जो है तकसीम कर दिया जाता है। कम आबादी वाले सूबों की नशिस्तें कम होगी, ज़्यादा आबादी वाले सूबों की नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर ज़्यादा होती हैं। जबकि जो हमारी पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, जो सेनेट है, उसमें तमाम सूबों को जो है बराबर नुमाइंदगी दी जाती है, उसमें इक्वल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन नेशनल असम्बली के अंदर लोअर हाउस के अंदर जो है सूबों को आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी दी जाती है। अब इसमें हम देखते हैं बारी बारी जो है नंबर 1 पे है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान जो है आबादी के अतबार से पाकिस्तान का चूँकि सबसे छोटा सूबा है तो उसकी जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी तादाद है 16 और 4 नशिस्तें जो है उनके लिए ख़वातीन के लिए हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की टोटल नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर 20 बनती हैं। दूसरे नंबर पे है KPK खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी जो जनरल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर वो हैं 45 और 10 नशिस्तें ख़वातीन की हैं और इस तरह उसकी टोटल नशिस्तें जो है वो 55 बन गई हैं। उसके बाद है पंजाब। पंजाब की जो जनरल सीटें हैं नेशनल असम्बली के अंदर वो 141 हैं और 32 उनकी जो है वो ख़वातीन की नशिस्तें उनके लिए रखी गई हैं और इसके अलावा कुल नशिस्तें जो है वो
पंजाब की जो है 173 बन गई है। और उसके बाद है सिंध। सिंध को आबादी के मुताबिक जो है जो उनकी जनरल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर वो है 61 और 14 उनकी जो है वो नशिस्तें जो है वो ख़वातीन के लिए हैं और इस तरह उनकी कुल तादाद जो है वो 75। तो सिंध की नेशनल असम्बली के अंदर नशिस्तों की जो कुल तादाद है यानी जनरल सीटें और ख़वातीन की सीटें मिलाकर वो 75 बनती है। तो इस तरह ये जो तादाद है ये जो अभी हमने कहा है तो इसमें जनरल सीटें और ख़वातीन की नशिस्तें शामिल हैं और इनके अलावा 10 नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों की बनती हैं। तो इस तरह टोटल तादाद जो है वो इस वक्त हो गई है 336। दोबारा देख लीजिएगा, ये चार्ट आपके सामने है। जनरल नशिस्तें बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए टोटल 20, ये जनरल नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की 10 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 55 नशिस्तें उनकी टोटल बन जाती हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तें 141 और 32 जो है वो ख़वातीन की हैं और 173 टोटल हो गई। सिंध की 61 और 14 ख़वातीन की हैं और ये 75 बनती है। 10 नशिस्तें जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं और इस तरह जो टोटल सीट्स ऑफ एन ए मीन्स नेशनल असम्बली तो वो बनती है 336। इस वक्त 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कौमी असम्बली कुल 336 सीटों पर होगी। और आपको दिलचस्प बात बता दूं मैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन कितनी सीटों के ऊपर होंगे? इलेक्शन होंगे 266 सीटों के ऊपर। तो इलेक्शन 266 सीटों के ऊपर होंगे। ख़वातीन की सीटें भी रिज़र्व होती हैं और जो मिनॉरिटीज़ की सीटें होती हैं वो भी रिज़र्व होती हैं, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होते, उनके ऊपर अरकान जो है वो नामज़द होते हैं। तो इलेक्शन हो गए 266 सीट के ऊपर। आप देखते हैं कि ये जो बैनर्स लगे होते हैं कैंडिडेट्स के, उसके ऊपर लिखा होता है NA1, NA2, NA67, NA100। तो ये NA1 से शुरू होता है और ये NA266 पे जाकर ख़त्म होगा। तो इस तरह नेशनल असम्बली की 266 सीटों के ऊपर अवाम बराह रास्त अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे और जब ये नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे तो जिस पार्टी को जिस निस्बत से ये सीटें हासिल होंगी उसके मुताबिक उनको ख़वातीन की सीटें और अक़लियतों की सीटें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी जाती हैं और इस तरह की नशिस्तों की तादाद जो है वो इस हवाले से बढ़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली आर इलेक्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली के मेंबर्स को कैसे मुंतखब किया जाता है? द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली आर टू बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है, यानी अवाम अपनी पसंद के उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को बराह रास्त खुद वोट कास्ट करते हैं। तो ये जो है इसको डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहा जाएगा। फ्री होते हैं, इस बात का रियासत की तरफ से हर मुमकिन बंदोबस्त किया जाता है कि अवाम आज़ादाना तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट कर सकें, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई डर ना हो, कोई उनको खौफ ना हो। तो जिस भी उम्मीदवार को वो चाहते हैं वो ज़ादाना तौर पे अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट जो है वो उस रोज़ कास्ट कर सकते हैं। ऐसा इलेक्शन जिसमें अवाम अपने नुमाइंदों का खुद चुनाव करें उनको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और ऐसा इलेक्शन जिसमें अवाम अपने नुमाइंदों के चुनाव के लिए पहले कोई इंतखाबी इदारा कायम करें और उस इंतखाबी इदारे के अरकान आगे जाकर अवामी नुमाइंदों का चुनाव करें तो फिर वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। तो नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं उनको डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए यानी बराह रास्त तरीका इंतखाब के ज़रिए जो है वो मुंतखब किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ MNA इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि ही मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का शहरी जो है वही शख्स जो है वो नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं वो नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकते, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। नंबर 2 पे है ही शुड नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स। तो पाकिस्तान के वो शहरी जिनकी उम्र कम से कम 25 साल हो वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। 25 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के अहल नहीं होते। हिज नेम हैज़ बीन इनरोल्ड एज ए वोटर इन द इलेक्टोरल रोल। तो जो इंतखाबी फहरिस्त होती है ज़रूरी है कि जो शख्स
नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसका नाम इंतखाबी फ़हरिस्त में शामिल हो। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबी फ़हरिस्त जो है वो जारी की जाती है, तो उसके अंदर बतौर वोटर जो है उसका नाम दर्ज होना ज़रूरी है। अगर उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और पाकिस्तान का शहरी भी है, लेकिन उसका नाम इंतखाबी फ़हरिस्त में शामिल नहीं है, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट है, ही शुड आल्सो फुलफिल द क्वालिटीज़ as provided in the article 62 and 63 of the constitution of the Pakistan। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो आर्टिकल 62 और 63 का जो उसमें जो कंडीशन रखी है उनके ऊपर भी पूरा उतरता हो, तो ऐसा शख्स जो है वो नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए मिनिमम एज कितनी है, वो है 25 ईयर्स। बहुत सिंपल सी बात है कि हर वो शख्स जो नेशनल असम्बली का मेंबर बनने का अहल होता है या जो नेशनल असम्बली का मेंबर बन जाता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। तो पाकिस्तान नेशनल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। तो वो नेशनल असम्बली का मेंबर बनेगा और नेशनल असम्बली का अरकान में से जो है उसको वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो नामजद कर दिया जाएगा। तो उसकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब 25 ईयर्स से कम तो कोई शख्स वज़ीर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, तो इसलिए वो उसके लिए जो है वो 25 ईयर्स जो है वो लिमिट जो है वो रखी गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी टू बी ए वोटर। वोटर के लिए पहले तो हमने देखा कि जो उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के जो मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और यहाँ पे है कि जो वोटर्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। ए पर्सन हु इज़ ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो सिर्फ पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं वही लोग जो है वो इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं हैं, गैर मुल्की जो यहाँ पे आबाद हैं, वो इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते। इस नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी उम्र कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लोग जो है वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो पहली शर्त क्या है, ही मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी शर्त ये है कि उसे जो है वो 18 साल से कम उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी ऑफ द ईयर इन विच द रोल्स आर प्रिपेयर्ड आर रिवाइज्ड। तो जब नई जो रोल्स लिस्ट होती हैं, इंतखाबी फ़हरिस्तें जब तैयार की जाती हैं, तो उस वक्त जो है उसकी उम्र जो है वो 18 साल जो है वो होना ज़रूरी है, और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है। इट्स नॉट डिक्लेयर्ड बाई ए कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा शख्स जिसको किसी अदालत की तरफ से उसको डिक्लेयर कर दिया गया हो कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो ऐसे शख्स को जो है वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा शख्स जिसको अदालत सज़ा के तौर पे जो है वोट के हक़ से महरूम कर दे, वो भी वोट कास्ट नहीं कर सकता। और अगर अदालत किसी शख्स को जो है अनसाउंड माइंड करार दे दे, यानी उसका जो ये कह दे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो वो इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकता, और ऐसा शख्स इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकता। तो ज़रूरी है कि वो ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त हो, वोटर के लिए भी ज़रूरी है और उम्मीदवार के लिए भी ज़रूरी है। एंड इज़ डीम्ड टू बी ए रेजिडेंट ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया। अब नेक्स्ट शर्त ये है कि जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका नाम इंतखाबी फ़हरिस्त में होना चाहिए, और वो उसके बाद जहाँ से चाहें, यानी वो जो 366 सीटें हैं उनमें से कहीं से भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वोटर जो है उसका नाम उसी इंतखाबी फ़हरिस्त में होना चाहिए, उसी हल्के की इंतखाबी फ़हरिस्त में होना चाहिए जहाँ पे वो वोट कास्ट कर सकता है। अगर उसका गुजरांवाला या सियालकोट या लाहौर या पेशावर या कराची में उसका इंतखाबी फ़हरिस्त में नाम दर्ज है, तो वहाँ से वोट कास्ट कर सकता है। यानी अगर उसका कराची में नाम दर्ज है तो वो लाहौर आकर वोट कास्ट नहीं कर सकता, या अगर लाहौर में है तो वो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है, उनका नाम सिर्फ इंतखाबी फ़हरिस्त में शामिल हो तो फिर वो कहीं से भी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो वोटर के लिए ज़रूरी है कि जिस हल्के के अंदर वो वोट कास्ट करना चाहता है उसी हल्का बंदी के अंदर जो है उसका नाम इंतखाबी फ़हरिस्त में शामिल होना ज़रूरी है। एंड गेट हिमसेल्फ इनरोल्ड एज द वोटर इन द इलेक्टोरल एरिया। तो मुतलका जो इलेक्टोरल एरिया है उसमें उसकी इंतखाबी फ़हरिस्त में उसका नाम का होना जो है वो ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी
टर्म्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम मुख्य तौर पे इसके ऊपर बात करेंगे। चॉइस ऑफ द लीडरशिप। तो इलेक्शन का एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से अपनी पसंद के उम्मीदवार का चॉइस ले लेते हैं कि आपको ये उम्मीदवार पसंद है, फ़लाँ शख्स आपको लीडर पसंद है, तो आप चॉइस ले सकते हैं। उसमें आपके ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आप मजबूर हो जाएँ कि आप इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उनमें से किसी एक को जो है आपने जो है वो वोट कास्ट करना होता है और आप अपनी पसंद का जो उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट करके अपनी जो ख्वाहिश आपकी होती है उसकी आसानी के साथ जो है वो तकमील कर सकते हैं। नंबर 2 है चेंज ऑफ लीडरशिप। तो अगर आप एक दफ़ा किसी शख्स को लीडर बना लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं या उसको पार्लियामेंट का मेंबर बना देते हैं और वो सही तौर पे काम नहीं करता, तो इलेक्शन आपको मौका फ़राहम करता है कि आप उसको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उनको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन जो है उनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर ये मुकर्रर वक़्त के ऊपर होते रहते हैं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो क्या है कि आपकी नई लीडरशिप आती रहती है, पुरानी चेंज हो जाती है, या ऐसे लोग जो काम नहीं करते वो तब्दील हो जाएंगे, लोग नए लोगों को मुंतखब कर लेंगे। तो इसमें आपको ये भी चांस मिलता है कि चेंज ऑफ लीडरशिप आप कर सकते हैं। और फिर है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि इलेक्शन के अंदर हर शख्स जो है, जो वोटर है, वो बरह रास्त इंतखाबी सरगर्मियों में, सियासी सरगर्मियों के अंदर जो है बरह रास्त पार्टिसिपेट करता है और उसमें कोई शख्स जो है लातल्लक नहीं रहता। बेसिकली इलेक्शन जो होता है उसमें आप उसको यूँ समझ लें कि वो आपसे मशवरा लिया जाता है कि नई हुकूमत कायम करनी है, आपके ख्याल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नई हुकूमत के लिए ज़्यादा अहल है। तो आप अपने वोट के ज़रिए जो है अपनी राय दे देते हैं या आप अपना मशवरा दे देते हैं। तो जब आपसे मशवरा लिया जाता है तो इसका मतलब है कि रियासत जो है आपकी शख्सियत को इस काबिल समझती है कि आप जो है वो फैसला करने के काबिल हैं और आप अच्छे और बुरे की तमीज़ रखते हैं और आप रियासत के लिए यकीनन आप अच्छा फैसला करेंगे। तो इससे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, आपसे मशवरा बाकायदा तौर पर लिया जाता है, आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और जो लोग आपके ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हुकूमत कर रहे होते हैं, उन्हें ही आपने अख्तियार दिया होता है कि आप हुकूमत करें। वो लोग ताकत के ज़ोर पे, जबर के ज़रिए आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होते, लेकिन अवाम जो है या वोटर जो है या शहरी जो है वो अपनी राय से जो फैसला करते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी या फ़लाँ शख्स जो है वो उनके ऊपर हुकूमत करेगा। तो ये इसका फ़ायदा है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इलेक्शंस आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो मौजूदा दौर है डेमोक्रेसी का, इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी बिलवास्ता जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत की दो बुनियादी इकसाम है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंतखाबात के बगैर जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो बिलवास्ता जमहूरियत है, जैसा कि आजकल दुनिया में पाया जाता है, तो उसमें क्या है कि अवाम जो है वो इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और उनके नुमाइंदे फिर अवाम की मर्ज़ी और अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो हुकूमत करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल शक्ल देनी हो तो उसके लिए इलेक्शन के सिवा और कोई चाराकार नहीं है। तो इलेक्शन उनके लिए एक बुनियादी टूल का जो है दर्जा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन प्रोवाइड्स अस विद द पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इलेक्शन हमें मौका फराहम करते हैं कि आप जो पावर है, जो इक़्तिदार है, जो हुकूमती इक़्तिदार है, उसको एक पीसफुली जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मुंतकिल कर सकते हैं। आपको किसी रेवोल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता, कोई बगावत नहीं करनी पड़ती। आप पीसफुली जो है एक पार्टी से हुकूमत लेकर किसी दूसरी पार्टी के सुपुर्द कर देते हैं या किसी एक शख्स से लेकर किसी दूसरे शख्स के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये काम जो है वो बहुत पीसफुली हो जाता है। इलेक्शंस गिव पीपल ए चांस टू चेंज द गवर्नमेंट पीसफुली। आप एक हुकूमत आपके ऊपर जो है हुकूमत कर रखी है, लोग हुकूमत कर रखे हैं, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, तो आप उनको चेंज कैसे करेंगे। तो इलेक्शन आपको मौका फराहम करते हैं कि आप जो है वो हुकूमत चेंज कर सकते हैं। जब इलेक्शन होंगे तो आप पहली पार्टी जो है जिसने सही कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो आप इलेक्शन के ज़रिए क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को मौका देंगे और ये काम जो है वो बहुत पीसफुली हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है, जहाँ भी डेमोक्रेसी पाई जाती है तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो इलेक्शन जो है आपको एक ऐसा मौका फराहम करते हैं कि आप हुकूमत को पुरअमन तरीके से जो है तब्दील कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने में जो है वो आप कामयाब हो जाते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, इलेक्शंस आर ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। इलेक्शन बेसिकली है क्या, व्हाट्स इलेक्शन या व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन।
स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बाय विच सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट मेंबर्स। तो इलेक्शन से मुराद वो प्रोसेस है, वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है जिसके ज़रिए वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हैं और अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनते हैं। तो इलेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक मेथड का नाम है, और ये मेथड जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, यानी ये आइन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इसका तयन कर दिया जाता है। आइन के अंदर इसके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बयान कर दिए जाते हैं, और उस प्रोसेस के ज़रिए जो है वोटर वोट कास्ट करेंगे और उसी प्रोसेस के ज़रिए वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव भी करेंगे। आर द फाउंडेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी, द डिफरेंट गवर्नमेंट्स पोजीशंस। इलेक्शंस आर द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत की ये बुनियाद है। जमहूरी अमल जो है वो इलेक्शन के बगैर जो है उसको जारी नहीं रखा जा सकता या उसको प्रैक्टिकल शक्ल नहीं दी जा सकती। तो इलेक्शन का जो कंडक्ट होना है और प्रॉपर वक्त के ऊपर होना जो है वो जमहूरियत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यूँ समझ लें कि जमहूरियत और इलेक्शन जो है एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। इलेक्शन का अमल जितना शफाफ होगा, इलेक्शन का अमल जितना गैर जानबदार होगा, इलेक्शन का अमल जो है जितना फ्री होगा, जमहूरियत इतनी ज़्यादा कामयाब होगी। अगर इलेक्शन जो है उसके अंदर रिगिंग हो रही है, शफाफियत नहीं है, गैर जानबदार नहीं है, इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है, तो फिर जमहूरी अमल जो है उसमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो जमहूरियत की कामयाबी का इन्हिसार बड़ी हद तक हम कहते हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर होता है। वेयर इन द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इलेक्ट्स द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रियासत की अडल्ट पॉपुलेशन होती है वो अपने उम्मीदवारों का जो है वो चुनाव करती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जो है ये काम भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको जो है वो कमेंट किया करें। और अगर आपको वीडियो देखते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए एक मुफीद वीडियो साबित हुई है, तो फिर भी जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं कि तारीफ़ी कलमात अगर दो चार आप कह दिया करें तो हमारी हौसला अफजाई जो है वो बढ़ जाती है, और इससे हमें मज़ीद अच्छा काम करने का मौका भी मिलता है, हिम्मत भी बढ़ती है। तो आपके जो तारीफ़ी कलमात होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कोई इसमें गलती और कोताही नज़र आती है और आप उसकी निशानदेही करते हैं तो वो भी हमारी इस्लाह के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आप सब्सक्राइब का भी इंतज़ार रहता है, और लाइक का बटन दबाने का भी हमें इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। और जब भी आपको मौका मिले वोट कास्ट करने का, तो वसी तर कौमी मफाद को, रियासती मफाद को मद्देनज़र रखकर वोट कास्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।